दिन देखा। आज की वीडियो ये ग्लोबलाइजेशन के ऊपर डिपेंड रहने वाली है और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ग्लोबलाइजेशन को पढ़ रहे हैं। तो आज की वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। मैंने आप लोगों के लिए लाइव क्लास ली थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको इस पूरे की पूरी अगर बुक को समझना है तो सबसे पहले आपको ग्लोबलाइजेशन को ही समझना होगा। अगर आपने ग्लोबलाइजेशन को नहीं समझा तो आप इसके आगे इस बुक को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे और एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्या है, क्या नहीं, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो जो ग्लोबलाइजेशन है उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो की जैसे ही अपडेट मिले सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। और साथ ही साथ आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलना। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत से लोगों को फायदा देगी क्योंकि ग्लोबलाइजेशन इज अ टफ सब्जेक्ट फॉर योर एग्जाम। तो इस पर्पज से मैंने आप लोगों के लिए आज की ये वीडियो बनाई है ताकि आप पहले सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन को ही समझो, उसके बाद फिर मैं आपको और चीजें आपको मैं पढ़ाऊंगा या समझाऊंगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले इस बात का ध्यान रखेंगे जो ग्लोबलाइजेशन है उसे कई नामों से जाना जाता है। उसे भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण भी कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण भी कहा जाता है। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, अगर पेपर में आपसे ये पूछ ले कि भूमंडलीकरण क्या है तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। आपसे ये पूछ ले कि ग्लोबलाइजेशन क्या है तो आप तब कंफ्यूज ना हो जाए। तो तीनों नाम सेम ही है, ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण। अगर आप इसका संधि विच्छेद करोगे भूमंडलीकरण का तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला शब्द आपके स्क्रीन के सामने भू और दूसरा शब्द है आपका मंडलीकरण। भू जिसका अर्थ होता है भूमि और मंडलीकरण जिसका अर्थ होता है समाहित होना यानी एक साथ मिल जाना। ओके, ये आपका क्या चल रहा है, अब तक आपका परिचय चल रहा है। ये जब आप ग्लोबलाइजेशन का नोट्स बनाएंगे तो आपको क्या करना है, इसका परिचय सबसे पहले लिखना है। आपको ये नोट्स मैं ग्रुप में जल्द से जल्द अवेलेबल करवा दूंगा और ग्रुप्स का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसमें जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। सबके साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिर से दोस्तों एक बार मैं शुरू करता हूँ आपके सामने। जैसा कि आप देख पा रहे हैं भूमंडलीकरण जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला भू जिसका अर्थ होता है भूमि और दूसरा है मंडलीकरण जिसका अर्थ होता है समाहित होना या एक साथ इकट्ठा होना, मिलना। यानी इस तरीके से अगर मैं देखूं तो भूमंडलीकरण यानी भूमियों का आपस में मिलना, भूमियों का आपस में मिलना। जब एक देश अपनी सीमाओं को बुलाकर, अपनी भूमि को बुलाकर दूसरी क्षेत्र जो उसके क्षेत्र में नहीं आते उस क्षेत्र में जाकर भी अपना व्यापार करने की कोशिश करता है ना, एक दूसरे से सहयोग करने की कोशिश करता है, तो ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण और ग्लोबलाइजेशन ये कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से आप वैश्वीकरण का भी संधि विच्छेद करेंगे। वैश्वीकरण को भी दो भागों में बांटेंगे, एक विश्व जमा एकीकरण। विश्व जमा एकीकरण, विश्व का मतलब है दुनिया और एकीकरण का मतलब है एक होना। तो पूरी दुनिया किस प्रकार से एक इकट्ठी हो रही है एक जगह, है ना, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। ओके, तो इसके बाद थर्ड कॉन्सेप्ट आप देखोगे ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन भी ठीक इसी प्रकार से ये दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला ग्लोबल जमा लाइजेशन। ग्लोबल का मतलब क्या होता है? विश्व यानी एक पूरा ब्रह्मांड, और जो लाइजेशन है उसका मतलब होता है इकट्ठा होना। तो तीनों शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि अलग है। आपको सबसे पहले क्या करना है, जब आप आंसर लिखेंगे सबसे पहले आपको यही लिखना है कि वैश्वीकरण है क्या। सबसे पहले आप लिखेंगे वैश्वीकरण क्या है। तो वैश्वीकरण को हम कई कई नामों से जाने जाते हैं। सबसे पहले नाम लिखेंगे भूमंडलीकरण, दूसरा नाम लिखेंगे आप वैश्वीकरण और तीसरा नाम लिखेंगे आप ग्लोबलाइजेशन। तीनों को फिर आप एक्सप्लेन करोगे कि भूमंडलीकरण दो शब्दों से मिलकर बना है, भू जमा मंडलीकरण। फिर इसी प्रकार से आप लिखेंगे वैश्वीकरण भी दो शब्दों से मिलकर बना है, विश्व जमा एकीकरण। ठीक इसी प्रकार से आप ग्लोबलाइजेशन भी लिखेंगे, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्लोब जमा लाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन इस तरीके से ये हो जाता है। तो आप सिंपली इसको इस तरीके से पहले तो एक्सप्लेन करेंगे, इसके बाद फिर आप बात आते हैं वैश्वीकरण यानी भूमंडलीकरण जो है इसकी परिभाषा की। तो इसकी परिभाषा बिल्कुल सिंपल है। हम कई बार वैश्वीकरण को, कुछ लोग जो इसको बताते हैं इसको बोलते हैं वैश्वीकरण क्या है, एक प्रवाह है। वैश्वीकरण क्या है? प्रवाह, जिसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं फ्लो। जब आप कॉलेजेस में आओगे तो आपको टीचर यही समझाएंगे कि जब कॉलेजेस में आप लेक्चर लोगे तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, एक फ्लो है, एक प्रवाह है। प्रवाह का मतलब है फ्री प्रवाह है, स्वतंत्र प्रवाह है। जब एक देश से, जैसे इंडिया है, तो इंडिया से अन्य देशों में जैसे अमेरिका है उसमें
अगर बिना किसी प्रतिबंध के वस्तु, व्यक्ति, ज्ञान, पूंजी, इन चारों चीज को ध्यान रखना दोस्तों। व्यक्ति, वस्तु, ज्ञान, पूंजी, अगर इन सब का है ना स्वतंत्र रूप से प्रत्येक देश में से अन्य देशों में क्या क्या वस्तु, व्यक्ति, पूंजी और मानवीय संसाधन का अगर आदान प्रदान होता है, ये चार चीज को ध्यान रखना दोस्तों। वस्तु, सेवा, पूंजी और मानवीय संसाधन का अगर हम स्वतंत्र रूप से बेरोक टोक से एक देश से दूसरे देश में आने देते हैं तो ये क्या कहलाता है? ये वैश्वीकरण कहलाता है ना। तो ये वैश्वीकरण क्या है? ये 1990 के जो दशक है, 1990 का जो दशक है, इसमें हमें दिखता है कि वैश्वीकरण काफी तेजी से इंक्रीज होने लगा। 1990 के दशक में वैश्वीकरण जो है काफी तेजी से इंक्रीज होने लगा। उसके कई सारे कारण बताए जाते हैं। उसका एक रीजन ये भी बताया जाता है 1990 के दशक में, इसीलिए क्योंकि जो आपका गैट है, गैट GATT, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं व्यापार पर शुल्क पर सामान्य समझौता, ये जो गैट था, गैट किस में बदल गया? गैट बदल गया WTO में। जो पहले एक समय पर एक संस्था थी, व्यापार पर शुल्क पर सामान्य समझौता, 1 जनवरी 1995 से वो WTO में परिवर्तित हो गया। ध्यान रहे दोस्तों, WTO भी आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। आपसे इससे क्वेश्चन जरूर पूछेगा और WTO से भी 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। WTO के कार्य, इसकी संरचना और इसकी निर्णय प्रक्रिया, ये 3 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको पक्का पेपर में देखने को मिलेगा। कई बार WTO की आलोचना भी पूछ लेता है। तो इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का मैं क्या करूं, आप लोगों के लिए लगातार लेक्चर लाता रहूं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए। तो सबसे पहला रीजन मैंने आपको बताया, 1990 के दशक में इस टाइम पे जो ग्लोबलाइजेशन है इतना ज्यादा इंक्रीज क्यों हो रहा था, तो WTO का इमर्जिंग कहा जाता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखते हो तो 1991 में जो आपकी सोवियत व्यवस्था थी, सोवियत प्रणाली थी, वो क्या हो गई थी? बिखर गई थी। सोवियत संघ का अंत हो गया था। ये कब की बात कर रहा हूँ मैं? 1991 की बात कर रहा हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब वैश्वीकरण के बारे में और क्या बातें आप लोगों के एग्जाम में पूछी जा सकती है आपसे, एक तो देखो दोस्तों, मैंने कहा था मेरिट और डिमेरिट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सबसे पहले तो वैश्वीकरण आखिर है क्या, ग्लोबलाइजेशन क्या है, इसके साथ साथ ग्लोबलाइजेशन का एक नेम किस तरीके से हमें उसको डिफाइन करना है, उसकी परिभाषा किस तरीके से डिफाइन करनी है, और ग्लोबलाइजेशन इस टाइम पे ही क्यों इतना ज्यादा इंक्रीज हो रहा था, क्या रीजन था 1990 के टाइम पे। आप भी देखोगे भारत को तो 1991 पे भारत ने नरसिम्हा राव जी की जो सरकार थी, है ना, उस समय जो डॉक्टर मनमोहन जी हमारे वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उनके द्वारा LPG मॉडल को अपनाया गया था। अब आप कहोगे ये LPG क्या है? ये आपका LPG कोई गैस सिलेंडर नहीं है। LPG का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये LPG मॉडल है, ये किसके द्वारा रखा गया था? LPG मॉडल हमारे जो 1991 के समय में तत्कालीन हमारे वित्त मंत्री थे। वित्त मंत्री कौन थे? अभी मैंने आपको बताया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो हमारे देश के आने वाले समय में प्रधानमंत्री भी बने। ओके, तो इन्होंने नरसिम्हा राव जी के सामने इस मॉडल को रखा था। ठीक है, LPG मॉडल को मैं फिर से बता रहा हूँ, लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन P से इसका मतलब है निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन इसका मतलब है वैश्वीकरण, है ना। तो ये तीनों आप समझ सकते हो, ये तीनों मॉडल उस समय रखे गए। आप इसको इस चीज के अंदर जरूर ऐड करेंगे, आपका आंसर बेस्ट बनेगा। इसके बाद क्या होता है कि अब बात आती है कि वैश्वीकरण क्या 1990 के दशक में हुआ, तो मैं कहूं तो ये 1990 के दशक में नहीं था। वैश्वीकरण हमारे देश में काफी पुराना साल, अगर हम देखें पुराने सालों से रहा है, क्योंकि स्वतंत्र रूप से एक देश से दूसरे देश में सिर्फ व्यापार करना, ट्रेड करना कोई 1990 से ही शुरू नहीं हुआ। हमने देखा सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से भारत आई थी, वो भी एक फॉरेनिस्ट कंपनी थी, वो ट्रेड करने के लिए आई थी। इससे पहले हम देखेंगे कि भाई हड़प्पा के काल में भारत का मेसोपोटामिया से क्या होता था, यानी सिंधु जो घाटी की सभ्यता थी उसका वहां पर से क्या का नाम था, मेसोपोटामिया उसका नाम। ठीक है, याद रखना आपको। ओके, मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी सभ्यता, इनका आपस में ट्रेड होता था। इसके अलावा हम और आगे बढ़ेंगे थोड़ा मौर्य के टाइम पे, तो मौर्य के टाइम पे आप देखोगे एक राइटर आता है यहाँ पर मैगस्थनीज,
है ना, वो यूनान का था, वो भी यूरोप का, तो यहाँ कैसे पहुंचा भाई? अगर कोई हमारा वहां से इंटेलेक्चुअल कोई भी अगर हमसे उनसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था तो कैसे आ गया मेगास्थनीज हमारे देश में? तो हमारे ये क्या है कि अलग अलग काल में वैश्वीकरण हमें देखने को मिलता है। हालांकि 1990 के दशक में वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुत तेजी आई। हर एक देशों ने विकास के लिए अपनी अर्थव्यवस्थाओं के विकास के लिए दूसरे देशों के लिए अपने जो द्वार हैं, अपने जो बाउंड्रीज है उसको ओपन कर दी, ताकि दूसरे देश भी हमारे देश में आए, अपनी वस्तुओं को बेचे, अपनी सेवाओं को दे, है ना, अपने साथ साथ ही अपने श्रमदान भी कर सके, ताकि एक देश की कंपनी दूसरे देश में जाए तो उस देश को भी उतना ही उचित लाभ प्राप्त है। तो ये सारी चीज मैंने आपको बता दी। आज क्या है, वैश्विक ग्लोबलाइजेशन के कारण जो पूरी विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसमें काफी तेजी से इंक्रीजमेंट हुआ है। सभी देशों की जो अर्थव्यवस्था है बहुत तेजी से विकास कर रही है, एक दूसरे से मिलते जा रही है और पूरे विश्व को एक ग्राम में, एक गांव में बदल रही है। इस वैश्वीकरण को तेजी लाने में आपके इन्होंने भी बड़ी खास भूमिका निभाई है। अब ये क्या इन्होंने, आप देख सकते हैं 3 बार W लिखा है, इसका मतलब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, यानी इसको हिंदी में हम कहते हैं जगत जोड़ता जाल। इस इंटरनेट की सुविधा ने भी आज विश्व को ऐसे एकीकृत, एक ऐसे जंजाल में बांध दिया है जो ग्लोबलाइजेशन पहले ऐसे कभी हुआ ही नहीं था। इससे पहले कभी ग्लोबलाइजेशन था ही नहीं। आपको क्या क्या लाभ मिला, क्या क्या नहीं मिला, उसका एक छोटा सा नमूना है, बस इतना ही समझिए। आने वाले टाइम में मैं इससे भी बेस्ट वीडियोस आपको लाके देता रहूंगा जो आपको आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ना भाई, भूले ना। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट ये है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सबसे पहला मेरिट यही हुआ है हम लोगों के लिए कि आज एक देश अपनी वस्तु सेवाओं को पहले के बदले अब उसमें ऑप्शन बहुत ज्यादा हो चुका है कि वो दूसरे देशों की भी क्या कर सकता है, सेवाओं को ले सकता है। आज सिर्फ हमें अपनी सरकार के ऊपर हमें फुल्ली डिपेंड रहने की कोई जरूरत नहीं है कि हमारी सरकार है हमें चीजें प्रोवाइड करवाएगी तो हम उसका यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। वैश्वीकरण, आज ग्लोबलाइजेशन आ गया है ना, इस ग्लोबलाइजेशन के आने से आप देख सकते हो जो आपको ऑप्शंस है ना, अगर मेरे को फोन खरीदना है तो जरूरी नहीं है मेरे को इंडिया द्वारा मेडेड टेलीफोन या फिर टाटा का फोन ही खरीदना है, ऐसा नहीं है। आज मैं अपना एप्पल का फोन भी खरीद सकता हूँ, मैं रियलमी का भी खरीद सकता हूँ, मैं ओप्पो का भी खरीद सकता हूँ, वीवो का भी खरीद सकता हूँ। ठीक इसी प्रकार से और भी वस्तुओं में मेरे को ऑप्शंस आ गए हैं। सिर्फ मुझे सिर्फ इंडिया की सरकार या भारत की सरकार के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद साथ के साथ देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन ने जो ट्रेड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी बाधाएं आती थी ट्रेड रिलेटेड, है ना, वो सारी बाधाएं अब क्या है, वैश्वीकरण के थ्रू खत्म हुई। क्योंकि मैंने आपको बताया वैश्वीकरण क्या है, एक स्वतंत्र प्रवाह है, एक देश से दूसरे देश में चीजें, व्यक्ति, वस्तु, ज्ञान, संस्कृति, हर चीज का आदान प्रदान हो रहा है। तो व्यापारिक बाधाएं जो भी एक देश से दूसरे देश में पहले जाती थी उसमें बहुत प्रॉब्लम आती थी, तो अब वो सारी प्रॉब्लम हमें कहीं नहीं देखने को मिलती। इसके बाद जो भी इसके सदस्य देश हैं ग्लोबलाइजेशन में, जो भी सदस्य देश ग्लोबलाइजेशन के हैं, जो ग्लोबलाइजेशन को अपनाते हैं, सदस्य देशों का मतलब ये है जैसे WTO किसी भी देशों की संधि करवाता है आपस में आप लोगों के साथ में, तो उसमें क्या बात निकल के आती है कि उनके आपसी व्यापार में भी वृद्धि हुई है। और क्या है कि कई बार वो एक दूसरे से वस्तुओं के बदले वस्तुएं भी ले लेते हैं। ये फायदा है, ये सेवाओं का फायदा है। साथ ही साथ आप इसके अंदर देखेंगे क्या फायदा हुआ है, जो रोजगार के क्षेत्र में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। आज एक देश की MNC TNC दूसरे देशों में जा रही है, दूसरे देशों में शोरूम खोल रही है अपना, उस देश में स्थानीय लोगों को काम दे रही है और अपना प्रोडक्ट सेल कर रही है। उस देश का प्रोडक्ट सेल हो रहा है, लेकिन जिस देश में जा रही है उस देश के लोगों को क्या मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। आज मेरे बहुत से मित्र ऐसे हैं जो कोई जापानीज की कंपनी में काम कर रहा है ना, कोई किसी एक मॉल के अंदर वो एक DM की पद पे है, या फिर और भी जो डिपार्टमेंट मैनेजर होते हैं, है ना, SM स्टोर मैनेजर होते हैं, तो उस तरीके से आज वो अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। तो ये जो उनकी कंपनीज है वो बहुत ज्यादा विदेश की है, बाहर की है, तो उन कंपनियों में उन्हें काम मिल के आज क्या हो रहा है, उन्हें बहुत फायदा हो रहा है, उन्हें बहुत फायदा हो रहा है, उन्हें रोजगार मिल रहा है। इसके बाद आप देखेंगे FDI में भी वृद्धि हो रही है। FDI क्या है, इसे बोलते हैं फॉरेन
डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जो विदेशी निवेश है वो भी बहुत ज्यादा हमारा क्या होने लगा है, बढ़ने लगा है। ये सब किसकी वजह से पॉसिबिलिटी हो पा रही है, ये सारी की सारी पॉसिबिलिटी मैं देख रहा हूँ तो मेरे को ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हो रही है। क्योंकि अब हम किसी एक कंपनी पे, विदेशी कंपनी पे हम इतने ज्यादा टैक्सेस नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि अगर हम उस पर ज्यादा टैक्स लगाएंगे तो हमारे देश में कंपनी नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको ज्यादा लॉस होगा। अब कम टैक्स लगाएंगे तो कंपनियां आएंगी, रोजगार मिलेगा, फायदा हमें भी है, उसका इन्वेस्टमेंट होगा हमारे देश में, तो फायदा इस तरीके से हमें कहीं ना कहीं जरूर दिखता है। और इसकी डिमेरिट्स के बारे में बात करता हूँ तो भाई डिमेरिट्स तो बहुत सारी। डिमेरिट्स कैसे बहुत सारी? आपने देखा एफडीआई हमारे देश में निवेश हुआ, लेकिन जो भी प्रोडक्ट सेल करती है एक बाहरी कंपनी, तो इस वैश्वीकरण के थ्रू क्या हो रहा है? अगर चाइना की कंपनी हमारे देश में कोई प्रोडक्ट बेच रही है, भाई मैं उस प्रोडक्ट को खरीद रहा हूँ तो मेरा पैसा तो उस चाइनीज कंपनी को गया और उस कंपनी के थ्रू भारत का पैसा चाइना में चला गया। तो भारत का जो मुद्रा प्रवाह है वो कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के थ्रू विदेशों में होता जा रहा है। दूसरी बात, हमारा कल्चरल इम्पैक्ट पड़ रहा है बहुत बुरा, हम अपनी संस्कृति को ग्लोबलाइजेशन के थ्रू बुलाते जा रहे हैं। इसके बाद स्टेट का जो एक एरिया था, दायरा था, वो काफी ज्यादा सीमित होता जा रहा है। पहले सरकार आपकी हर एक मामले में हस्तक्षेप करती थी, सुरक्षा, स्वास्थ्य और सब सेक्टर्स में बहुत ज्यादा अपनी भूमिका निभाते थे, लेकिन आज देखो सरकार का दायरा सीमित होता जा रहा है। अब प्राइवेट सेक्टर सारा स्थान लेते जा रहा है, चाहे सिक्योरिटी की बात करूं मैं, चाहे हेल्थ सेक्टर की बात करूं मैं, या फिर मैं इस समय बात करूं और भी जगहों की, तो ये सारे के सारे जितने भी सेक्टर हैं इन पे किसका कब्जा होता जा रहा है? प्राइवेट कंपनी का। अगर हमारी सरकार उन पे कुछ भी दोष जबरदस्ती करने की कोशिश करती है तो वो प्राइवेट कंपनी अपनी कंपनियां बंद करके दूसरे देशों में चली जाती है, वहां अपनी कंपनियां खोलती है। तो हमें लालच के मारे हम उन कंपनियों को कुछ कह भी नहीं पाते। तो एक इतना बड़ा डिमेरिट हमारे साथ ये भी हमें देखने को मिलता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कि नहीं? जो ग्लोबलाइजेशन ने जितने हमें लाभ नहीं पहुंचाया उससे ज्यादा तो नुकसान भी दे रहा है हमें। इसके अलावा अगर आप देखोगे ग्लोबलाइजेशन का तो बहुत बुरा इम्पैक्ट है। आज आप लोग जैसे वेबसाइट्स वगैरह पे काम करते हैं, वेब www पे, या मैंने कहा जीपीएस सिस्टम हम काम करते हैं दूसरे पे, तो आज हम अमेरिका का जीपीएस यूज करते हैं तो अमेरिका क्या कर रहा है? उस सैटेलाइट के थ्रू हम पे पूरी निगाहें रखता है कि हमारा कहाँ पर एटॉमिक प्रोग्राम चल रहा है, तो उसको कई बार रोकने की कोशिश करता है, कहाँ पर भारत हथियारों की होड़ कर रहा है, कहाँ पर क्या चल रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीज हमारे लिए डिमेरिट्स हैं कि आज हम क्या है, इस वैश्वीकरण के जाल में फंसते जा रहे हैं। आज हम अपने आप को कहने के लिए सेफ हैं, लेकिन हम सेफ भी नहीं है इस हिसाब से, ठीक है। इसके अलावा हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या सता रही है? डाटा चोरी होने की। अगला पॉइंट ये है आप लोगों के लिए कि डाटा हमारा चोरी हो सकता है ना। अभी फेसबुक की कंपनी पे लगाया 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना, तो ये डाटा चोरी करने का था और क्या था? तो ये डाटा चोरी होने का हमारे देश में, हमारे देश की जो खुफिया बातें, आज हम बहुत सारी बातें, हमारा युवा सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, तो ये कई बार हमारा डाटा भी चोरी हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज के समय में वो क्या है? डाटा। डाटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज। तो ये ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ये डाटा भी हमारे एक देश से दूसरे देश में आ रहा है, क्योंकि हम दुनिया भर के, हम जीमेल है ना, हम ट्विटर, हम फेसबुक, दुनिया भर की चीजें पे अपनी आईडी बनाते हैं और उनको सीधा हम क्या करते हैं? अपलोड करते हैं उस पर। अपलोड करने का कि हमारा ये डाटा हम तक ही सीमित नहीं रहा, अब उसके पास भी, अब वो उससे चाहे तो कुछ भी कर सकता है। हैकिंग जैसी गतिविधियां हम देखेंगे तो उसमें वृद्धि हुई है। तो बहुत सारी बातें। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए सिर्फ इतनी है। मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए और भी ग्लोबलाइजेशन की या अदर सब्जेक्ट्स की वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा, जो आपको आपके एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अधिक से अधिक दोस्तों के साथ आज का सेशन शेयर करने का प्रयास करना, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और दूसरे भाई बहनों के लिए भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।